everyone, welcome to IPHI YouTube channel. Today we are going to study about introduction to microbiology. So let's see what is microbiology. Microbiology is defined as a study of organisms which are too small to be seen with the naked eye. That means we cannot see the microorganisms directly. So we need an instrument or equipment to view these organisms. So microbes are very small or minute organisms or microorganisms that are usually unable to be viewed with the naked eye. Examples: bacteria, fungi, protozoa, algae and viruses. So they are very minute organisms and they are not being able to be seen through the naked eye, and we have to view it through a microscope only. So माइक्रोबायोलॉजिस्ट, अब हम देखते हैं कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट कौन है. तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट इज द पर्सन हु इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्या फंक्शंस हैं, इनका मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंड द साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ द सेल्स ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स, उनकी फिजियोलॉजी, हाउ दे आर एबल टू फंक्शन, उनकी ecology, where they are living, how they are living together, and their taxonomy, genetics and molecular biology. So we, one who is the microbiologist, they study these characteristics of the microorganisms along with the structure, their cytology, physiology, ecology, taxonomy, genetics and molecular biology. Next we see microorganisms को हम जर्म्स भी कहते हैं, है ना. जर्म्स हम नॉर्मली उनको जर्म के नाम से भी जानते हैं. तो व्हाट इज़ जर्म? जर्म रेफर टू अ रैपिडली ग्रोइंग सेल. तो जर्म उसी को बोला जाता है जो जल्दी ग्रो होता है, रैपिडली मल्टीप्लाई होता है. तो देयर आर मोर देन 5000 माइक्रोब्स इन द वर्ल्ड एंड ह्यूमंस वी हैव इंटीमेट रिलेशनशिप विद दिस माइक्रोब्स. और हमारी बॉडी पे 90% जो हमारे सेल्स हैं, most of them are of microbes, occupied by the microbes. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम इन माइक्रोब्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं. तो कैरोलस लिनेयस in 1735 he established a system of scientific nomenclature. अब उसने बताया कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो नाम है उसको जीनस के नाम से और उसका एक एपिथेट होता है. जैसे हम जानते हैं ई कोलाई को इश्चरीशिया कोलाई, है ना. तो वो इश्चरीशिया या ई जो हम मेंशन करते हैं वो उसका जीनस नेम होता है और जो कोलाई है वो उसका एपिथेट है. और हम इनको इटैलिक्स में लिखते हैं या फिर हम इनको अंडरलाइन भी करते हैं. हिस्ट्री. सो लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमने कभी पहले लोगों ने कभी देखा नहीं है उनके बारे में उनको कैसे पता चला, है ना. सो गोइंग बैक टू 1673 टू 1723, उस ड्यूरेशन में एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने, ही वाज फ्रॉम डच, ही डिस्क्राइब लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ही ऑब्जर्व्ड इन टीथ स्क्रैपिंग्स. टीथ के स्क्रैपिंग्स में, रेन वाटर में या फिर पेपरकॉर्न के इन्फ्यूजन्स में, उसमें उन्होंने इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करा. ही वॉज द फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट. ये सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व द बैक्टीरिया यूजिंग सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप ऑफ हिज ओन डिज़ाइन. उन्होंने माइक्रोस्कोप भी डिज़ाइन करा, उसमें उन्होंने सिंगल लेंस यूज़ करके उसमें ही बैक्टीरिया को उन्होंने ऑब्जर्व करा. तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये वही माइक्रोस्कोप है, बेसिक माइक्रोस्कोप है, जिसमें एक बेसिक लेंस यूज़ करके उन्होंने सबसे पहले देखा था. उसके बाद 1835 में अगोस्टिनो बासी ने ये बताया, सिल्क वॉर्म, जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं जो सिल्क बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना, मलबेरी लीव्स फीड करा के सिल्क वॉर्म जो होते हैं, तो उन सिल्क वॉर्म में डिसीजेस ऑब्जर्व करे गए एंड ये पता लगाया गया कि ये जो सिल्क वॉर्म डिसीज़ है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है और वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो फंगाई था. नेक्स्ट 1865 में पैस्चर ने, ही हैड मैनी कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द माइक्रोबायोलॉजी. आप सभी जानते होंगे लुईस पैस्चर को. उन्होंने 1865 में ये बताया कि ये जो सिल्कवॉर्म की एक और जो बीमारी है वो कॉज होती है प्रोटोजोवन से. तो यहाँ पे प्रोटोजोवा के बारे में भी हमें पता लग गया था. फंगाई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ही होता है एंड
प्रोटोजोवन भी, बिकॉज इनके जो स्मॉलर स्ट्रक्चर्स हैं वो नॉर्मली हम नहीं देख सकते थ्रू द नेकेड आई। तो ये अगर हमें स्टडी करना है इनके पर्टिकुलर सेल को, तो ये हमें माइक्रोस्कोप के थ्रू ही स्टडी करना है। दैट इज़ व्हाई दे आर बीन इंक्लूडेड इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिस्ट। 1840 में इग्नास सेम्बलिस ने एडवोकेट करा कि हैंड वॉशिंग आप जितना करोगे तो जो भी पर्क्यूरेंट फीवर उस दौरान स्प्रेड हो रही थी उससे एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ट्रांसमिट होने से, दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट होने से हम रोक सकते हैं। तो हैंड वॉशिंग जो हम कोविड के टाइम पे हमने बोला था कि हैंड वॉशिंग से भी हमें ट्रांसमिशन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का है वो रोक सकते हैं, वो पहले ही बताया गया था 1840s में। 1860s में जोसेफ लेस्टर, ही वॉज ऑल्सो साइंटिस्ट, उन्होंने ये बताया कि केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करके हम सर्जिकल वुंड के इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। पहले के जो ज़माना था उसमें ऐसा होता था कि सर्जरी तो हो जाती थी, जिस प्रॉब्लम के लिए पर्सन आता था उसकी सर्जरी हो जाती थी, लेकिन दे डिडंट हैव द प्रॉपर वहाँ पर डिसइंफेक्टेंट या एंटीसेप्टिक्स उस दौरान वो नहीं थे। बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन द पर्सन जो है उसकी डेथ हो जाती थी। जोसेफ लिस्टर ने ये बताया कि आप डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करके सर्जिकल वुंड के इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर सकते हो। तो ये आइडिया उनको पाश्चर के काम को देख के उनको मिला था, जिसमें उन्होंने बताया कि माइक्रोब्स जो है वो हवा में होते हैं, माइक्रोब्स आर इन द एयर, दे कैन स्पॉइल द फूड, कॉज एनिमल डिसीजेस। सो इससे उनको ये समझ आया कि एयर में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, अगर वो वुंड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है तो वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट रॉबर्ट हुक, द फर्स्ट माइक्रोस्कोपिस्ट। ये भी माइक्रोस्कोपिस्ट ही थे। ही वॉज एबल टू पब्लिश अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द वर्ल्ड एज सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, 1635 टू 1703 में इनका ड्यूरेशन था। उस ड्यूरेशन में उन्होंने एक बुक पब्लिश करी जिसमें उन्होंने ये बताया कि माइक्रोस्कोप के थ्रू हम कई सारे एनिमल्स, यानी कि उस दौरान एनिमल्स हम किसको कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि वो माइक्रोस्कोप में जिस तरह वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपीयर होते थे उनकी सारी मॉर्फोलॉजी, उनका जो स्ट्रक्चर है वो दिखता कैसे है, इसके बारे में उन्होंने एक पब्लिकेशन करी थी। सो उनका वो पहला पब्लिकेशन था। सो हुक बिल्ड द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने पता है कि सिंगल लेंस यूज़ हुआ था, एंड कंपाउंड में क्या होता है कि मल्टीपल लेंसेस यूज़ करते हैं इनफैक्ट, और उससे मैग्निफिकेशन भी बढ़ जाता है। तो हुक बिल्ड द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, a magnifying instrument containing 2 or more lenses that multiply the magnification in series. And he also observed biological materials जैसे कि nematodes हैं, विनेगर रील्स हैं, माइट्स हैं, मोल्ड फिलामेंट्स हैं, इन सब के बारे में उन्होंने हमें इलस्ट्रेट करा जो उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, एंड उसको उन्होंने माइक्रोफेजिया के नाम से पब्लिश करा इन 1665। और ये उनका फर्स्ट पब्लिकेशन था जिसमें उन्होंने जो भी माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट्स देखे थे उनके बारे में ब्रीफ करा था। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट अ फेमस माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उसको लुईस पास्चर। लुईस पास्चर को हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, और इनका जो ड्यूरेशन था वो 1822 से 1895 तक। ही डेवलप्ड अ प्रोसेस दैट इज टुडे कॉल्ड एज पास्चराइजेशन, है ना। सो पास्चराइजेशन में क्या है कि हम लिक्विड्स को हीट करते हैं, उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है 63 से 65 डिग्री तक अगर हम किसी लिक्विड को हीट करेंगे, एंड ड्यूरेशन क्या है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स हम किसी लिक्विड को हीट करेंगे फॉर 60 to 65 डिग्री और 73 to 75 डिग्री फॉर 15 सेकेंड्स, तो वो लिक्विड क्या हो जाता है, पास्चराइज्ड हो जाता है, एंड कुछ टाइम के लिए फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो उसको हम थोड़े ड्यूरेशन के लिए हम उसको रख सकते हैं विदाउट गेटिंग इन्फेक्टेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसी तरह हम देखते हैं कि लुईस पास्चर ने क्या क्या अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस करे। लुईस पास्चर ने अपना बेस्ट दिया है माइक्रोबायोलॉजी में, स्टेरिलाइजेशन के बारे में, हॉट एयर ओवन का यूज़, ऑटोक्लेव का यूज़, एंथ्रैक्स की वैक्सीन, इवन पास्चराइजेशन एंड रेबीज़ की वैक्सीन। ही ऑल्सो बिल्ट द पास्चर इंस्टीट्यूट, क्योंकि वो इसकी स्टडी करते थे।
पास्चर कॉइन्ड द टर्म वैक्सीन, वैक्सीन भी उसी दौर में आया था। वैका का मतलब होता है काउ पॉक्स वायरस, जो हमने स्मॉल पॉक्स के प्रिवेंशन के लिए यूज़ किया था, इसीलिए वो नाम वैक्सीन आया था। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट रॉबर्ट कॉच। ये भी जितना लुईस पास्चर ने कंट्रीब्यूट करा है उतना रॉबर्ट कॉच ने भी करा है, लेकिन उनकी फील्ड अलग है। लेट्स सी दैट। रॉबर्ट कॉच 1843 से 1910 तक इनका ड्यूरेशन था। ये मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में पायोनियर थे एंड इन्होंने बीमारियां जैसे कॉलरा, एंथ्रैक्स, ट्यूबरकुलोसिस इनके बारे में स्टडी करके हमें ये बताया कि ये कैसे कॉज होती है। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इनके काम के लिए। इनका काम क्या था, इन्होंने पोस्टुलेट्स बनाए थे जिसको हम कॉच पोस्टुलेट्स के नाम से जानते हैं। और ये पोस्टुलेट क्या होता है, एक क्राइटेरिया होता है टेस्ट करने का कि कोई बीमारी जो है वो उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज हुई है या नहीं। और ये रॉबर्ट कॉच एक जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने बहुत सारी बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक्स बताई, उनको ग्रो करने की टेक्निक, उनको जो है बीमारी कैसे कॉज होती है वो डिटेक्ट करने की टेक्निक या टेस्ट करने की टेक्निक, स्क्रीनिंग मेथड्स बताए। एंड ऑल्सो उन्होंने माइकोबैक्टीरियम भी डिस्कवर करा, विब्रियो कॉलरे भी डिस्कवर करा। माइकोबैक्टीरियम वो बैक्टीरिया है जो ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है एंड विब्रियो कॉलरे वो बैक्टीरिया है जो कॉलरा कॉज करता है। तो कॉलरा भी एक डिसीज़ थी उस दौरान, वाटरबॉर्न डिसीज़ हम जानते होंगे, कॉलरा है, डिफ्टीरिया है एंड रेस्पिरेटरी डिसीज़ में ये आता है ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम। तो हम देखते हैं कि कोच ने क्या पोस्टुलेट्स डिफाइन करे थे। तो कोच पोस्टुलेटेड इट्स फेमस सेट ऑफ क्राइटेरिया। इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया ताकि हम इन्फेक्शियस एजेंट और डिसीज़ के बीच में लिंक को जनरेट कर सकें। सो देयर आर 4 क्राइटेरिया, 4 क्राइटेरियाज हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। सबसे पहला क्राइटेरिया उन्होंने ये बताया कि जिस माइक्रोब से वो डिसीज़ हो रही है वो डिसीज़ एनिमल में वो माइक्रोब पाया जाता है। ठीक है, अगर आपने किसी एनिमल में कोई डिसीज़ ऑब्जर्व करी तो जाहिर सी बात है कि वो डिसीज़ जो उसमें हो रही है दैट इज़ बिकॉज ऑफ सम माइक्रोब। तो ये है कि उस माइक्रोब को हमें आइसोलेट करना है उस डिसीज्ड एनिमल से और उसे जो है प्योर कल्चर में लेकर आना है। लैब में उसको हम कल्चर करेंगे। अब जब वो माइक्रोब अच्छे से हमारे लैब में ग्रो हो जाएगा, कल्चर हो जाएगा, उसी माइक्रोब को हम एक हेल्दी एनिमल या हॉर्स जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसमें इंट्रोड्यूस करना है। अब जब आप इस माइक्रोब को एक हेल्दी एनिमल में या हॉस्ट में इंट्रोड्यूस करोगे तो वो एनिमल आफ्टर गेटिंग इंजेक्टेड विद द सेम काइंड ऑफ बैक्टीरियल कल्चर इट हैज़ टू शो द सेम सिम्टम्स ऑफ द डिसीज। जिसने पहले और एनिमल ने जो शो करा था सिम्टम्स एंड साइंस, वैसे ही आपने जो इंजेक्ट करा है एनिमल को उसे भी वैसे ही शो करना है। ठीक है, जब दोनों के सिम्टम, साइंस, डिसीज़ कंडीशंस मैच होते हैं तो हम ये क्राइटेरिया जो हमने सेट करा है वो प्रूव हो जाएगा कि दैट इज़ अ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म दैट इज़ कॉजिंग दिस डिसीज़। तो ये 4 पोस्टुलेट्स भी उन्होंने यहाँ पे बताया है। When the microbe is introduced into a healthy susceptible host या फिर animal model, the same disease must occur. The same strain of microbe is obtained. अगर आपने उस डिसीज़ वाले एनिमल से अगर आइसोलेट करते हो बैक्टीरिया तो आपको वही सेम स्ट्रेन मिलना चाहिए जो आपको पहले मिला था फ्रॉम द न्यूली डिसीज्ड हॉस्ट विच व्हेन कल्चर्ड द स्ट्रेन शोज द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एज बिफोर। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये रैबिट है, द माइक्रोब इज फाउंड। ये जो डिसीज रैबिट है इसमें हमें माइक्रोब्स मिलते हैं और हेल्दी में माइक्रोब्स नहीं होते। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको इससे आइसोलेट करना है माइक्रोब। अब यहाँ से हम डिसीज एनिमल से जब हम माइक्रोब को आइसोलेट करेंगे उसको प्योर कल्चर में ग्रो करेंगे। तो हम लैबोरेटरी में प्योर कल्चर में ग्रो कल्चर मीडिया में हम इसको ग्रो करेंगे। जब ये ग्रो हो जाता है तो इसका जो सोल्यूशन है वो बना के हम किसी हेल्दी एनिमल मॉडल यानी कि जो हमने रैबिट को ले रखा है उसको हम दोबारा से इंजेक्ट करेंगे जो हेल्दी है। अब अगर वो हेल्दी ससेप्टेबल जो हॉस्ट है उसमें इंजेक्ट करते हैं
उसमें भी वो सेम बीमारी आनी चाहिए जो हमने पहले देखी थी। नेक्स्ट क्या है कि अगर इस डिसीज्ड ऑर्गेनिज्म से या एनिमल से आप सैंपल चेक करोगे तो आपको वही स्ट्रेन यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मिलना चाहिए जो आपने पहले आइसोलेट करा। तो इससे आपने लिंक डिराइव क्या करा कि दिस माइक्रोब इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द डिसीज जो भी हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये क्राइटेरिया सेट होते ही वो कंफर्म हो जाता है कि दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर डिसीज। तो कोच के यही 4 पोस्टुलेट्स थे जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया था। अच्छा, अब हम चलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन के टूवर्ड्स। हम अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना चाहते हैं तो हम 2 बेसिक उसमें क्लासीफाई कर सकते हैं, एक यूकैरियोट है और एक प्रोकैरियोट है। प्रो का मतलब क्या है? ओल्ड टाइप ऑफ न्यूक्लियस, जहाँ पे कोई न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में रहता है। एंड यूकैरियोट में क्या है? न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है विद द हेल्प ऑफ अ कवरिंग अराउंड इट, यानी कि हम जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर्ड होता है यूकैरियोट्स में, एंड वो जो डीएनए है दैट इज प्रेजेंट इन द कवरिंग एंड इट इज़ इन द सेल। ठीक है, तो यूकैरियोट्स में आप यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हैं। अमीबा है, एक प्रोटोजोआ है, यूग्लिना है, ये भी प्रोटोजोआ है, पैरामीशियम है, ये भी प्रोटोजोअन्स में, ये सब प्रोटोजोअन्स है। तो प्रोटोजोअन्स, फंगाई, ये सब क्या है? ये यूकैरियोट्स में आते हैं। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है बट ये यूकैरियोट्स में आते हैं। दे आर लार्जर इन साइज। माइटोकॉन्ड्रिया इनमें होता है क्योंकि यूकैरियोट है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है इनके पास। एंड एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जैसे algae, fungi, slime mounds. They contain all enzymes for the production of metabolic energy. Energy producing enzymes इनमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले बताया था कि बैक्टीरिया होता है। एंड बैक्टीरिया क्यों है? बिकॉज बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियस है दैट इज नॉट कवर्ड विद द हेल्प ऑफ अ मेम्ब्रेन, यहाँ पे वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में है। एंड इसमें कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ये नहीं है जैसे यूकैरियोट में होता है। डीएनए इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट, बैक्टीरिया। और इसमें भी सारे एंजाइम्स होते हैं उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जैसे आपके यूकैरियोट्स में। Now summary of prokaryotic and eukaryotic. Guys, ये जो डिफरेंसेस हैं ये हर जगह आपको फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, अब सेल पढ़ोगे तो सेल में भी यही आता है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंसेस बताओ। एंड इवन जब आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पढ़ोगे तब भी वहाँ पे 2 काइंड ऑफ सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो ये 5 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, तो दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड इट हियर। तो आप अगर 10 पॉइंट्स लिखेंगे 5 इधर तो 5 मार्क्स होंगे, तो 10 इधर लिखेंगे तो 10 मार्क्स। इस तरह ये पॉइंट के अकॉर्डिंग नंबर्स डिसाइड होते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल बहुत स्मॉल सेल होता है दैट इज लेस देन 5 माइक्रोमीटर, और लार्जर सेल होता है यूकैरियोटिक और मोर देन 10 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा यूनिसेल्युलर होता है। यूनि का मतलब क्या है? सिंगल सेल। एंड यूकैरियोटिक सेल इज ऑलवेज मल्टी सेल्युलर। मल्टी का मतलब मोर देन 1 सेल। यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में रहता है, ठीक है, और यहाँ कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं होते। लेकिन यूकैरियोट्स में देखें तो वहाँ पे प्रॉपर न्यूक्लियस है दैट इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और अलग अलग वहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स है फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। प्रोकैरियोटिक का जो डीएनए है वो सर्कुलर होता है और उसमें कोई जो है प्रोटीन्स नहीं अटैच्ड होते जैसे हमारे पास होते हैं हिस्टोन्स वगैरह। सो यहाँ पर यूकैरियोटिक में देखें तो डीएनए हमारा सर्कुलर नहीं होता, हमारा डीएनए लीनियर होता है। आपने पढ़ा होगा ना ट्विस्टेड लैडर शेप में होता है करके, तो वो लीनियर होता है और उसके साथ प्रोटीन्स भी एसोसिएटेड होते हैं। और राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन को बनाना, है ना, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल।
तो राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक के और यूकैरियोटिक के अलग होते हैं। राइबोसोम 70S होते हैं प्रोकैरियोटिक के और 80S होते हैं यूकैरियोटिक के। एस का मतलब है सिबर्टबर्ग यूनिट्स, उसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग उसको बताया गया। यहाँ पे कोई साइटोस्केलेटन नहीं होता। साइटोस्केलेटन जनरली क्या करता है, सेल डिविजन्स में हेल्प करता है, जैसे माइटोसिस है, मियोसिस है, तो वो यूकैरियोट में होता है, इसीलिए उसमें साइटोस्केलेटन होता है। मोटिलिटी इसकी अगर देखें तो इसमें फ्लैजेला होता है जो रोटेट करता है और उस तरह वो जो सेल है वो आगे बढ़ता जाता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो फ्लैजेला किसी किसी में होता है, किसी में सीलिया होता है। ये हम सेल्स की मोटिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सेल्स में स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम सीलिया कहते हैं, या किसी किसी में फ्लैजेला भी होता है। सेल डिवीजन की बात करें अगर प्रोकैरियोट में, एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं, वो सिंपल बाइनरी फिजन होता है। और यहाँ हमारे पास 2 काइंड ऑफ सेल डिवीजन है, एक मियोसिस है जो आपके गैमेट्स को बनाता है और एक माइटोसिस है जो सोमैटिक सेल डिवीजन में हेल्प करता है। यहाँ भी जो रिप्रोडक्शन है वो ऑलवेज एसेक्सुअल, मतलब यहाँ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व रिप्रोडक्शन में, बट यहाँ पर रिप्रोडक्शन दोनों काइंड से होता है। किसी किसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और किसी में जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।